हाय हेलो एवरीवन। सो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं इनके, एक्विटास एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों के Q2 के बिजनेस अपडेट अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किए थे। सो आइडिया तो एक लग गया था कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस आ सकती है Q2 के अंदर। तो एक्विटास से स्टार्ट करते हैं कि बैंक के Q2 के रिजल्ट कैसे आए हैं एंड कैसा कुछ आउटलुक लगता है इस बैंक का Q2 के रिजल्ट के बाद। तो ये इनका क्रेडिट कॉस्ट का समरी है जो बैंक ने शेयर किया है। तो बैंक क्या कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस का जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ करके 10% हो गया, 10% से भी ज्यादा ही हो गया इनफैक्ट। लेकिन जो इनका बाकी का पोर्टफोलियो है यानी कि नॉन माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है उसका क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 1% है। तो एक्चुअली एक्विटास के फेवर में ये चीज जाती है कि इनके टोटल लोन बुक में 84% जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है, वो इनका बाकी का सिक्योर्ड पार्ट है। सिर्फ 16% जो इनका लोन है वो माइक्रो फाइनेंस का लोन है। इसीलिए आप देख रहे हो कि माइक्रो फाइनेंस का क्रेडिट कॉस्ट तो 10% है, लेकिन पूरे बुक पे जो उसका इंपैक्ट आया है क्रेडिट कॉस्ट का वो 3.62% आया है। ऑफ कोर्स ये क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है किसी भी लेंडर के लिए, एंड इतना ज्यादा जब क्रेडिट कॉस्ट होगा किसी भी लेंडर के लिए तो मतलब प्रॉफिट ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है। प्रॉफिट का नंबर सस्टेनेबल भी नहीं रह सकता उस लेंडर के लिए। बहुत हाई चांस है कि वो लेंडर प्रॉफिट से लॉस की तरफ चला जाए। सो वैसा ही हम क्रेडिट कॉस्ट के एक्विटास के साथ में देख रहे हैं। तो बैंक क्या कह रहा है कि हमारा जो नॉन माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वो अच्छा कर रहा है, उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के बुक में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेन है। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट हमारा वहां पे 3.62% की तरफ जा चुका है। और बैंक ने 1% के आसपास उस फ्लोटिंग प्रोविजनिंग भी करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर में एनपीए और आ सकते हैं, तो पहले ही प्रोविजनिंग करके रख लो सो दैट जब आए तो एकदम से हमको सडन इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये इनका सिनेरियो है क्रेडिट कॉस्ट का। देन ग्रोथ वगैरह तो हमने अब बिजनेस अपडेट में ही देखा था कि 15% से लोन बुक इनका ग्रो किया है वाई। अब ये जो ग्रोथ आई है ये नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक से आई है। मतलब जो इनका सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस का, स्मॉल बिजनेस लोन का, माइक्रो लैब का, इन सारे प्रोडक्ट्स में 30, 35, 40% की ग्रोथ आई है। जहां से बैंक का टोटल लोन बुक 15% ग्रो किया है वाई लेवल पे। देन इसके बाद डिपॉजिट की बात करें तो उसमें ग्रोथ अच्छी है, 29% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो रिटेल डिपॉजिट से आ रही है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि बैंक का कासा रेशियो जो कुछ टाइम पहले तक 40% से ज्यादा होता था वो कंसिस्टेंटली गिर के अब 31% पे आ गया है। हालांकि ये पिछले कुछ क्वार्टर से 31-32% के आसपास स्टेबल हो रहा है, यहाँ से और डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा, तो ये अच्छी बात है। अब जो मतलब कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आईडीएफसी का कासा रेशियो सिर्फ इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि वो इतना हाई इंटरेस्ट रेट देता है, ऑफर करता है डिपॉजिटर्स को। तो आपको इन सारे बैंकों का भी ये कासा रेशियो देखना चाहिए, प्लस बाकी बैंकों का भी कासा रेशियो देखना चाहिए। तब आपको क्लियर होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट ने एक्चुअली में अपने कासा बुक में बहुत अच्छा काम किया है। बिकॉज ऐसे सिनेरियो में कासा रेशियो आईडीएफसी का अभी भी 46-47% है, जबकि बहुत सारे डिपॉजिट रेट बकेट्स के अंदर उन्होंने डिपॉजिट रेट को कम किया है। ये एक्विटास हो या बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या और भी बैंक्स हैं, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर, लेकिन उनका कासा रेशियो जो है वो लगातार गिरा है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो ये बड़ा रीजन है कि क्यों हम आईडीएफसी को अप्रिशिएट करते हैं उनके कासा बुक की परफॉर्मेंस के लिए। देन उसके बाद में इनका जो एनआर वाला बुक है उसमें भी ग्रोथ वगैरह अच्छी है। फिर ये आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ फंड इनका लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एफडी के थ्रू अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहे हो और आपका मार्जिन इसकी वजह से लगातार नीचे आ रहा है। 8.5% का मार्जिन था बैंक का, जो अब धीरे धीरे 7.5% की तरफ जा रहा है। एंड आप आरओए और आरओई में देखो कितना बड़ा पेन है एक्विटास के लिए। इस बैंक का आरओए जो ऑलमोस्ट 2% होता था, अब 0.11% का आरओए आ गया है और ज्यादा कम हो गया है। आरओई का नंबर जो धीरे धीरे 15% तक आगे बढ़ रहा था इनका, वो अब 1% से भी नीचे आ गया है। सो ये दो नंबर देखकर ये आइडिया लग सकता है कि बिजनेस की कितनी खराब सिचुएशन है, कितने बड़े प्रॉब्लम में अभी बिजनेस जो है वो फेस कर रहा है। और इसका बड़ा रीजन क्या है? क्रेडिट कॉस्ट का नंबर। आपका क्रेडिट कॉस्ट नंबर ऑलमोस्ट 0.4% पे चला गया है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस एनपीए आप देखो इनका हर एक क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 3-4 क्वार्टर का अगर आप ट्रेंड देखो तो हर एक क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। इस क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 28 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है इनके एनपीए के अंदर। एंड अब ऑलमोस्ट 3% पे इनका ग्रॉस एनपीए है। प्रोविजनिंग देखो बैंक को उसकी वजह से एकदम बढ़ानी पड़ी। इनका प्रोविजनिंग 55-56% के आसपास होता था, काफी कम था ये बाकी बैंकों के कंपैरिजन में। एनबीएफसी देख लोगे आप जिनकी प्रोविजनिंग 50-55% के रेंज में होती है। तो ये तो एक बैंक है जिसने बहुत लो प्रोविजनिंग रखी थी और इसीलिए इनको बड़ा इंपैक्ट लगा, इनको प्रोविजनिंग एकदम बढ़ानी पड़ी, 70% तक लेके जाना पड़ा, जिसका इंपैक्ट कहाँ पे आया? आपके रिटर्न रेशियो के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर।
देन इन ईल्ड वगैरह पे इनका इम्पैक्ट हुआ है। और ये स्लाइड अगर आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली कॉस्ट टू इनकम का स्लाइड है। सो आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेकंड या थर्ड क्वार्टर था जहां पे इस बैंक को मैंने ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग प्ले लगा था उस टाइम पे। इनकी ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा था, मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस बहुत अच्छा था, प्लस और क्या बोला था मैनेजमेंट ने कि आगे चल के हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो धीरे धीरे 55% की तरफ आएगा। और इनका प्राइस टू बुक आई थिंक 2 के आसपास था। तो एक अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी लगा था इस बैंक के स्टॉक के अंदर। बट अब आप देख सकते हो कि 2-3 क्वार्टर के अंदर ही बैंक की चीजें, मतलब बिजनेस में कितनी जल्दी चीजें चेंज होती है। सो अब इनका कॉस्ट टू इनकम मतलब इंप्रूवमेंट तो हम छोड़ ही दें, ये और उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। 66% की तरफ इनका कॉस्ट टू इनकम आ चुका है। देन अगर आप इनका लोन बुक का मिक्स देखोगे तो वही जो हमने डिस्कस किया कि जितने भी सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं वहां पे बैंक ग्रो कर रहा है और माइक्रो फाइनेंस के बुक को लगातार नीचे की तरफ लेके जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है, करना भी चाहिए इस टाइम पे। ग्रॉस एनपीए हमने डिस्कस किया, लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें आप ये वाला पार्ट देखो, एडिशंस, मतलब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में इस बैंक के लिए कितने फ्रेश एनपीए बने हैं। तो लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में इनका फ्रेश एनपीए कितना आया था, 256 करोड़। इस क्वार्टर में कितना आया है, ऑलमोस्ट 506 करोड़। यानी वाई वाई लेवल पे आपका जो फ्रेश एनपीए है एक क्वार्टर में वो डबल हो गया है। इनफैक्ट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज आया इस बैंक के फ्रेश एनपीए के अंदर। तो जब आपका एनपीए, फ्रेश एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतनी तेजी से बढ़ेगा तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा इंपैक्ट रहेगा उसका। ये एक्विटास ने 2-3 कुछ अच्छे स्लाइड्स इन्होंने शेयर किए हैं। सो इसमें बैंक क्या कह रहा है कि ये जो नॉर्मलाइज क्रेडिट साइकिल है, मतलब कि जब नॉर्मल चीजें रहती है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, तो उस ड्यूरेशन में इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसका सबसे खराब परफॉर्मेंस, मतलब सबसे हाईएस्ट एनपीए कितना जाता है, 6.34% के आसपास। और जो नॉन माइक्रो फाइनेंस है उसका सबसे पीक कितना जाता है, 5.67% के आसपास। अब जो करंट साइकिल अभी चल रहा है उसमें अगर आप एक्विटास के माइक्रो फाइनेंस का एनपीए देखोगे तो वो 8.67%, मतलब ये फ्रेश स्लीपेजेस की बात हो रही है इसमें, मतलब कितना डिफॉल्ट रेट आ रहा है, कितने लोग ईएमआई को मिस कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप नंबर देखोगे तो 8.67%, मतलब ऑलमोस्ट 9% जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइकिल चल रहा है एक्विटास के लिए माइक्रो फाइनेंस वाला, ये इनका बुरा साइकिल चल रहा है, बहुत खराब साइकिल चल रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइज लेवल, नॉर्मल साइकिल में इनका नंबर जो है ये 6.3% के आसपास रहता है। वहीं अगर आप नॉन माइक्रो फाइनेंस का बुक का आप ट्रेंड देखोगे तो एनपीए इनका भी बढ़ा है, लेकिन अपने पीक तक नहीं गया है। इनका पीक कितना रहता है, ऑलमोस्ट 6%, अभी ये नंबर 5.2% के आसपास है। तो नॉन माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है एक्विटास का, वो एटलीस्ट अच्छा कर रहा है, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो हम कह सकते हैं कि इनका ये वर्स्ट साइकिल जो है वो अभी चल रहा है इस बैंक के लिए। देन एक्विटास का कहना है कि हमने जो फ्रेश लोन जो है वो देना बिल्कुल कम कर दिया है अपने माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर, जबकि जो इंडस्ट्री है वो अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर। तो इन अ वे बैंक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू इंडस्ट्री। देन ये एक और काफी अच्छा इन्होंने स्लाइड शेयर किया है, इसमें आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ऑब्जर्व करोगे कि माइक्रो फाइनेंस के लिए SMA 0 SMA 1, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जो एक या दो ईएमआई मिस कर रहे हैं, वो बैंक के पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन SMA 2, यानी जिन्होंने 3 ईएमआई मिस करी है, वो बैंक के लिए काफी कम है और माइक्रो फाइनेंस वाले बुक के लिए काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसका क्या सेंस बना, इस डेटा का मतलब ये है कि माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर है अगर वो एक या दो ईएमआई मिस करता है तो बहुत हाई चांस है कि वो आगे चल के एनपीए बनेगा। और जो बैंक का कस्टमर है अगर वो एक दो ईएमआई मिस करता भी है, स्टिल फिर भी चांस है कि वो आगे जाके एनपीए मिस ना करे, मतलब सॉरी एनपीए में कन्वर्ट ना हो, यानी कि वो अगले मंथ से बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए, अपना टाइम टू टाइम अपना रीपेमेंट करता रहे। तो ये वैसे ऑब्वियस भी है क्योंकि बैंक का जो कस्टमर का क्वालिटी है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिसिप्लिन कस्टमर होता है, क्रेडिट बिहेवियर उसका अच्छा होता है। माइक्रो फाइनेंस का तो बहुत फ्लक्चुएट करता ही है। तो ये डेटा हमको ये नंबर देख करके समझ में आता है। देन बैंक का परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस रही है। सो पीएनएल वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 5% ग्रो हुआ है। ये सबसे मेन इनकम होता है किसी भी लेंडर के लिए, और ये इनका सिर्फ 5% पे ग्रो किया है। क्यों? दो बड़े रीजन है। पहला रीजन तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब आप टर्म डिपॉजिट से, एफडी से अपना डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहे हो जो कि हाई कॉस्ट है, तो एक उसका इंपैक्ट है। दूसरा, आप ईल्ड नहीं बढ़ा पा रहे हो, आपका ईल्ड लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि जो आपका हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है माइक्रो फाइनेंस का उसमें तो एनपीए हो रहा है। तो एनपीए होके वो वैसे ही आपका ईल्ड चला गया, प्लस आपने फ्रेश लोन देना भी बंद कर दिया उस बुक के अंदर, तो उसकी वजह से बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब बहुत बहुत एवरेज ग्रोथ है, 5% के आसपास की ग्रोथ है।
देन नेट इनकम आप देखोगे 11% से ग्रो किया है, लेकिन पैट में देखो कितना खराब नंबर आया एक्विटास का। ऑलमोस्ट मतलब बैंक ऑलमोस्ट लॉस में जाता जाता बचा है इस क्वार्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट 422% से बढ़ा है एक्विटास का, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 गुना 6 गुना बैंक का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है वाई लेवल पे। पिछले साल 63 करोड़ था, इस साल 330 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट आया है इनका। तो जब आपका क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ेगा तो पैट पे तो ऐसा इंपैक्ट ऑफकोर्स हमको देखने को मिलेगा ही बैंक के। सो रिजल्ट वही जैसा एक्सपेक्टेड था, काफी खराब नंबर है एक्विटास के। नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं बनता बिकॉज ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे बहुत बड़ा हिट लगा है बैंक को। एंड अपॉर्चुनिटी वाइज मतलब इसमें क्या सेंस है, कोई कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ऑफकोर्स। अब सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है कि इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे लोग आके क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे है। बट ये प्योर कॉमन सेंस है। मतलब मैनेजमेंट को खुद क्लियर नहीं है कि चीजें कब इंप्रूव होंगी। पूरा सेक्टर बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। एंड सबसे खराब चीज ये होती है एक बिजनेस के लिए कि मैनेजमेंट खुद की कमेंट्री पे गलत साबित हो जाए। आप अगर देखोगे इन सारी कंपनीज में तो हो क्या रहा है, मैनेजमेंट इस एक क्वार्टर में बोलता है कि अगले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, और अगले क्वार्टर में आप देखते हो कि वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम तो ग्रोथ गाइडेंस घटाने वाले हैं, चीजें बहुत खराब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल पे कितनी चीजें खराब है ये खुद मैनेजमेंट भी ठीक से असेस नहीं कर पा रहा है। और ये जो बिजनेस है ये बहुत हाईली सिक्लिकल बिजनेस होता है। इसमें इसमें पूरा इंडस्ट्री आप देखते हो कि सफर करता है बहुत लंबे टाइम तक, और अभी तो ये चीजें स्टार्ट हुई है, ये डाउन साइकिल स्टार्ट हुआ है माइक्रो फाइनेंस का। अब बोलने को लोग बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ जो है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट किसी को आइडिया नहीं है कि इसका बॉटम कहाँ पे जाके बनेगा। तो इसमें मतलब सिर्फ प्राइस को देख करके कि स्टॉक क्योंकि 50% नीचे है अपने हाई से तो हम बेट प्ले कर ले, तो ये बहुत मतलब बिल्कुल ही बेवकूफी वाला डिसीजन है। बिकॉज कोई आइडिया नहीं है कि ये अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है आगे चल के। सो इसमें बेस्ट क्या है कि ट्रैकिंग कंटिन्यू रखें, एंड जब हमको दिखेगा कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है इन कंपनीज का उसमें थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आए, मैनेजमेंट हल्का हल्का गाइडेंस देना स्टार्ट करे, थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री आए, तब ऑफ कोर्स हम वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, उनको प्ले किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि उस टाइम तक तो एक्विटास का स्टॉक ऑलरेडी 60 से 90 चला गया होगा, लेकिन कॉमन सेंस वहां पे यूज करना है कि जब फंडामेंटल इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक बिजनेस का नहीं पूरे सेक्टर का, तो आप देखो कि इनका पीक कहां तक जाता है। एक्विटास का जो स्टॉक का वैल्यूएशन है अपने पीक पे वो 2.7 2.8 के प्राइस टू बुक तक ट्रेड कर चुका है जब इसका पीक रहा है। अभी तो इसका प्राइस टू बुक 1.3 है, अगर थोड़ा और गिरेगा तो बुक वैल्यू के आसपास आ जाएगा। तो स्टिल अगर थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है और स्टॉक्स 80-90 पे जाता भी है, लेकिन क्योंकि सेक्टर में एक टेलविंड आना जब स्टार्ट होगा, पूरा साइकिल जब रिवाइव होगा, तो बहुत इजीली ये स्टॉक जो है वो अगेन 2.5 के प्राइस टू बुक तक जा सकता है, बिकॉज इनका सिक्योर्ड पोर्टफोलियो 80-82% है। तो जब साइकिल में अप ट्रेंड आएगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी हमको क्या करना है, इनको ट्रैक करना है, एंड आगे ऑफकोर्स हमको देखना है कि कैसा प्रोग्रेस रहता है इन कंपनीज का। तो ये था एक्विटास का नंबर। अब बात करते हैं दूसरे बैंक के ऊपर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उत्कर्ष ने तो एक्चुअली बहुत सरप्राइज किया है, मतलब फोर्थ क्वार्टर तक हम काफी बुलिश थे इस बैंक के ऊपर। लास्ट क्वार्टर में इस बैंक ने थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री दिया था इनके मैनेजमेंट ने, लेकिन इस क्वार्टर का जो बिजनेस अपडेट आया था उसमें हमने देखा था एक एक सरप्राइज दिया है, नेगेटिव सरप्राइज दिया है इस बैंक ने। तो उसका उत्कर्ष का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो लोन बुक तो आपको देखेगा कि 28% का ग्रोथ है, बट वी नो कि लेंडिंग बिजनेस में अगर एनपीए बढ़ गया तो ग्रोथ का कोई मतलब रह नहीं जाता है, बिकॉज सबको पता है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपने आप उस लेंडर का कम हो जाएगा अगर एनपीए बढ़ रहा है। ये जो ग्रोथ है ये पास्ट का ग्रोथ है, ये लोन आप दे चुके हो, आप इंक्रीमेंटल लोन नहीं दे सकते इस लेवल पे इस पेस पे अगर आपका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे उत्कर्ष के रिजल्ट में आप, तो इनका जो सिक्योर्ड लोन है वो 38% चला गया पूरे लोन बुक में। पिछले क्वार्टर तक ये नंबर 35% था, यानी एक ही क्वार्टर में आपका जो सिक्योर लोन है वो 3% और बढ़ गया। सेम केस उज्जीवन के साथ में भी हुआ था। ये क्या दिखाता है कि जो लेंडर है वो फटाफट भाग रहा है, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कि लेंडर सिक्योर्ड एसेट की तरफ भाग रहा है। तो एक ही क्वार्टर में आपका 3-3% का इंक्रीज आ रहा है सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर। देन इसके बाद कॉस्ट टू इनकम वगैरह भी बढ़ गया, और सबसे खराब चीज आप देखोगे प्रोविजनिंग का नंबर। इस बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 95% था, जो अब 78% के आसपास आ गया है। देन बैंक का टोटल अगर हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो इस बैंक की जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस है वो यूपी और बिहार के स्टेट के अंदर है। ऑलमोस्ट 70-75% लोन बुक इस बैंक का इन दोनों स्टेट से आता है। और अभी तक हमने जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज डिस्कस करी है सब में एक कॉमन चीज हमने क्या सुना है सबकी कमेंट्री में,
कि यूपी बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। यूपी बिहार प्लस आप इसके साथ पंजाब हरियाणा को ऐड कर सकते हो। इन 3-4 स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ओवर लेवरेजिंग हुई है, सबसे ज्यादा एक्सपोजर आया है कस्टमर्स का, तो वहीं पे हम एनपीए का प्रॉब्लम देख रहे हैं। देन इसके साथ में अगर आप इनका लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे तो ये माइक्रो बैंकिंग में बैंक अनसिक्योर लोन तो देता ही है, माइक्रो फाइनेंस का लोन तो देता ही है, प्लस ये जो माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन जिसको माइक्रो लैब भी बोलते हैं वो भी देता है, बट उसका पार्ट काफी छोटा है, वो सिक्योर लोन है लेकिन उसका बहुत कम एलोकेशन है। माइक्रो फाइनेंस वाले बुक में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो इस बैंक ने भी इंक्रीमेंटल लोन देना काफी कम कर दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इस बैंक का नंबर नीचे आया है, डी ग्रो हुआ है। वही सेम चीज जो हमने अभी डिस्कस करी कि बैंक एकदम से भाग रहा है अपने माइक्रो फाइनेंस की बुक से और सिक्योर्ड एसेट्स की तरफ इंक्रीमेंटल उन्होंने फोकस बढ़ाया है अपना। देन अगर आप इनके रिटेल प्रोडक्ट्स को देखोगे जो बाकी का सिक्योर्ड प्रोडक्ट है तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। एमएसएमई बुक इनका 58% पे ग्रो किया है। हाउसिंग वाला जो बुक है उसमें बैंक का 33% का ग्रोथ आया है, प्लस अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी एंटर करने का प्लान कर रहे हैं। जो कमर्शियल व्हीकल का बुक है उसमें 45% की ग्रोथ है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं और सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में 40-50% का ग्रोथ क्योंकि बैंक ने रिपोर्ट करा है, इसीलिए इनका टोटल सिक्योर्ड बुक का शेयर जो है वो बढ़ करके 38% पे आ गया है। देन डिपॉजिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ है बैंक की। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 93% पे है, कासा रेशियो 20% है, स्टेबल है, बट यहां से इनको बहुत ज्यादा आगे इंप्रूव करने की जरूरत है। देन ये है सबसे खराब पार्ट, एसेट क्वालिटी का। इसमें अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे उत्कर्ष का तो एक क्वार्टर में, सिर्फ एक क्वार्टर में इस बैंक का जो एनपीए है वो 1% से भी ज्यादा बढ़ गया है, 3.9% पे आ गया है 2.8% से। और ये पूरे बुक का है। एक्विटास का हमने देखा था तो सिर्फ उनका माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है उसका एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% बढ़ा था, लेकिन पूरे बुक पे सिर्फ 28 बेसिस पॉइंट से उनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा था। क्यों? क्योंकि एक्विटास का 80-84% जो लोन है वो सिक्योर लोन है, माइक्रो फाइनेंस सिर्फ 16% है। लेकिन उत्कर्ष का या कोई भी ऐसा लेंडर जो मेजरली माइक्रो फाइनेंस में लोन देता है उसका आप देखोगे कि एनपीए का सबसे ज्यादा इंक्रीज आएगा। तो इनका क्योंकि 60-65% जो लोन है वो इनका माइक्रो फाइनेंस का है, इसीलिए आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% से भी ज्यादा इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? SMA1 SMA2, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर जो एक या दो ईएमआईज अपनी मिस कर रहे हैं। तो ये वाला डेटा अगर आप देखोगे तो उत्कर्ष के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइम ये नंबर बढ़ गया है। यानी पिछले साल जो कस्टमर्स अपने एक या दो ईएमआईज मिस करते थे वो नंबर ऑफ कस्टमर इस क्वार्टर में बढ़ करके 3 गुना हो गया। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर डबल से ज्यादा हो गया। तो ये बहुत खराब केस होता है किसी भी लेंडर के लिए। एंड अगेन इनका भी अगर आप ये एडिशन वाला पार्ट देखोगे, मतलब एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना फ्रेश एनपी आया, तो इस बैंक के लिए ये वाई लेवल पे 3.5 गुना बढ़ गया है। एक क्वार्टर में फ्रेश एनपीए इस बैंक के लिए 3.5 गुना ग्रो हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और वाई अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन ये नंबर भी डबल हुआ है उत्कर्ष के लिए। सिर्फ ये डेटा देखकर ही हमको आइडिया लग जाता है कि बैंक का क्या कंडीशन रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी का। और अगेन कलेक्शन एफिशिएंसी जो इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में ही शेयर कर दिया था कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी 96% से गिर के 92% आ गया है। तो अगर आप टाइमली रिकवरी नहीं कर पा रहे हो अपने कस्टमर से तो ऑफकोर्स आपका एनपीए वगैरह तो बढ़ेगा ही। इससे हुआ क्या, इनका कॉस्ट टू इनकम वगैरह बढ़ा है। यील्ड देखो आप लगातार घटता गया है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता गया है और मार्जिन आपका घटता गया है ओवरऑल। देन कॉस्ट टू इनकम आप देखो, बैंक ने गाइडेंस क्या दिया था 1-2 क्वार्टर पहले कि हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो आगे चल के नीचे आएगा। तो वो इंप्रूवमेंट तो छोड़ ही दे, अगेन वापस से इनका भी वही एक्विटास वाला केस है, कॉस्ट टू इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है। आरओई आप देखो तो बैंक बोल रहा है कि क्रॉस साइकिल आरओई हमारा 15% रहता है, लेकिन क्रॉस साइकिल नहीं, अभी तो डाउन साइकिल स्टार्ट हुआ है इस पूरे स्पेस का। तो आप आरओई देखो उत्कर्ष का 19% से गिर के 12% के आसपास आ गया है। एंड सबसे नेगेटिव पार्ट जो ये बहुत एक्सपेक्टेड था इस बैंक से, अपने गाइडेंस को घटाया है इन्होंने। बैंक क्या कह रहा है कि पहले हमारा टारगेट था कि हम 30% पे अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे, अब इस गाइडेंस को बैंक ने 18 से 20% कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी बैंक की ग्रोथ कितनी है फर्स्ट हाफ में 28% और पूरे साल का गाइडेंस कितना दिया है 18 से 20%। यानी सिंपल सा मतलब है कि सेकंड हाफ में जो इनका लोन बुक का ग्रोथ रहेगा वो और भी ज्यादा कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। आई थिंक 10-15% के आसपास का ग्रोथ रहेगा इनका, तब जाके पूरे साल में 18-20% की ग्रोथ रहेगी। तो बहुत नेगेटिव गाइडेंस है ये, बहुत ज्यादा ग्रोथ गाइडेंस घटाया है इन्होंने। दूसरा बैंक क्या कह रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है। पहले भी ये यही बोल रहे थे कि लोन बुक से ज्यादा ग्रोथ रहेगा, अभी भी उसी गाइडेंस को मेंटेन किया है। और एक्चुअली ये करना भी चाहिए, सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी करना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्टर में लोन बुक आप ग्रो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने डिपॉजिट बुक की ग्रोथ की और उसकी क्वालिटी पे काम करना चाहिए।
देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बैंक ने डबल से भी ज्यादा कर दिया है, 2% का गाइडेंस था इनका क्रेडिट कॉस्ट का, और अब बैंक कह रहा है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट इस साल 4.5% तक जा सकता है। सीए ग्रामीण ने भी इतना गाइडेंस मतलब नहीं बढ़ाया अपने क्रेडिट कॉस्ट का, सीए ग्रामीण ने भी बोला आई थिंक 4% तक उसका क्रेडिट कॉस्ट जाएगा इस साल, लेकिन उत्कर्ष एक बैंक होते हुए क्या कह रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा 4.5% तक जा सकता है। सो ये काफी खराब लगता है। मतलब आप एक बैंक हो, आप एक एनबीएफसी नहीं हो, स्टिल आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिस्क इस लेवल तक बढ़ सकता है अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। एंड कॉस्ट टू इनकम, वही जो हमने बात करी कि जो इंप्रूव होने का चांस था वो तो अब और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा बैंक का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। आप रिटर्न रेशियो देखो, मतलब बिल्कुल आधे का गाइडेंस दे दिया है बैंक ने, 2% से ज्यादा का आरओए बैंक कह रहा है 1% पे आ जाएगा, 18% का आरओई बैंक कह रहा है कि 7% पे आ जाएगा। सो इतना नेगेटिव गाइडेंस दिया है, बहुत बड़ा डाउनग्रेड दिखाया है इन्होंने अपने गाइडेंस के अंदर। और ये पीएनएल वाला पार्ट तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही है। 16% का ग्रोथ है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन नेट प्रॉफिट देखो आप 55% से गिरा है, आधा हो गया है। पिछले साल 114 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 51 करोड़ का प्रॉफिट है। क्यों? क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, आपका क्रेडिट कॉस्ट 150% बढ़ गया वाई लेवल पे, तो ऑफकोर्स आपका पैट तो गिरेगा ही। सो ये रिजल्ट था उत्कर्ष का। तो इसका भी अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज बात करोगे तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उत्कर्ष का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है इसको, एक्सक्लूडिंग एयू, बिकॉज एयू इन सबसे साइज में काफी बड़ा है। तो इसका प्राइस टू बुक 1.5 1.6 के आसपास है, और बाकी सारे बैंक्स अगर आप देखो जीवन, एक्विटास या सूर्योदय वगैरह, तो या तो वो बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं या 1.2 1.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इतना वैल्यूएशन क्यों मिलता था उत्कर्ष को अभी तक? बिकॉज इसकी ग्रोथ रेट बाकी बैंकों से काफी अच्छी थी, आरओई का नंबर इसका कंसिस्टेंटली मेंटेन था या इंप्रूव था, प्लस मार्जिन के नंबर बहुत स्टेबल थे, और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। मैनेजमेंट क्या बोलता था कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा एनपीए इंप्रूव हो जाएगा जैसे हमने लास्ट ईयर किया। बट अब जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है और जो इन्होंने गाइडेंस को घटाया है, तो बहुत हाई चांस है कि आने वाले टाइम में इसके स्टॉक में हम सॉलिड डी रेटिंग देख सकते हैं। हम यूजुअली बात करते हैं री रेटिंग की, इसके स्टॉक में सॉलिड डी रेटिंग का चांस बनता है, बिकॉज 1.5 1.6 का प्राइस टू बुक आपको क्यों मिलेगा अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका फंडामेंटल भी बाकी बैंकों की तरह हो गया, उतना ज्यादा खराब हो गया। तो वही पॉइंट है, इस पूरे स्पेस को ट्रैक करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में। हमने डिस्कस की है और जगह बहुत सारी अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे बेट किया जा सकता है, उन पे फोकस करना है। इनको ट्रैक करते रहेंगे, जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो सबसे पहले ऑफकोर्स हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। एंड आएगा वो टाइम भी आएगा, बिकॉज अभी ये साइकिल स्टार्ट हुआ है, वापस से अप साइकिल भी आएगा, लेकिन उसके लिए वेट करना है, पेशेंस रखना है। अगर आप 1 साल पहले तक का टाइम देखो तो जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, बिजनेसेस हैं, मतलब बहुत रोबस्ट ग्रोथ थी, 40-50% की बिजनेस ग्रोथ थी। स्टॉक इनके न्यू हाई लगा रहे थे। अरमान का स्टॉक आप देखो तो अपने पीक पे वो 3 गुना हुआ, सीए ग्रामीण का आई थिंक 2 गुना हुआ, उज्जीवन का 3 से 4 गुना स्टॉक हुआ अपने पीक के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम के बिजनेस के फंडामेंटल कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे थे और मार्केट उनको हाई वैल्यूएशन दिए जा रहा था। तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, इससे नीचे लो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बॉटम कहाँ बनेगा कोई आइडिया नहीं है। ये अभी करंट जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट हुआ है, ये कितना लंबा चलेगा कोई आइडिया नहीं है। तो पॉइंट बनता ही नहीं है कि ऐसी जगह पे अपने कैपिटल को स्टक करें हम 2-2 3-3 साल तक, बिकॉज किसी को आइडिया नहीं है कि कब जाके चीजें इंप्रूव होनी स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एंड जब हमको लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज बन रही है, साइकिल में सेक्टर में वापस से रिवाइवल आ रहा है, तो आगे का अप ट्रेंड बहुत लंबा होगा, मतलब 1.5-2 साल तक का यूजली इनका साइकिल चलता है। और ये पूरा मतलब अगर आप लाइफ देखो, मार्केट देखो, तो ये पूरे साइकिल्स पे चलते हैं। अच्छा टाइम आता है, फिर थोड़ा सा एवरेज टाइम आता है, फिर थोड़ा सा खराब टाइम आता है। तो इनके लिए अभी खराब टाइम आना स्टार्ट हुआ है, वेट करना है हमको, जब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होगी तब ऑफकोर्स हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बाकी ट्रैकिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।